मृत्यु शरीर की होती है, इच्छाओं की नहीं। आपको सुनने में भले ही अजीब लगे, पर सच यही है। मौत इंसान के शरीर को खत्म कर सकती है, लेकिन इच्छाओं और लालसाओं को नहीं। यही कारण है कि बहुत से लोग सारी जिंदगी अपने स्वार्थ के पीछे भटकते रहते हैं और ये दौड़ मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। धर्म और दर्शन शास्त्र हमें अपने मन की इच्छाओं को काबू रखने का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन इंसान उन इच्छाओं से कभी भी जीते जी मुक्त नहीं होता। आज की कहानी मोदगिल साहब की जिंदगी से जुड़ी है। हम बात करेंगे विजय मोदगिल की। विजय मोदगिल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जाना माना नाम था। जिस घर में वे पैदा हुए वह कोई बहुत रईस परिवार नहीं था, पर आगे बढ़ने का जुनून और उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समंदर की लहरों की तरह इंसान की किस्मत भी कभी शांत और कभी अपने उफान पर होती है। हर पल एक चुनौती की तरह सामने आता है और जिंदा रहना ही एक जंग की तरह महसूस होता है। विजय मोदगिल, जो आज बहुत बड़ा नाम था, कभी स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़कर साधारण सी फैक्ट्री में काम करने वाला एक 15-16 साल का लड़का कभी नहीं सोच सकता था कि किस्मत उसे इस मुकाम तक पहुंचा देगी। पर कहते हैं कि जहां चंदन हो वहां सांप भी खुद ब खुद आ जाते हैं, और जहां कामयाबी हो वहां आपके ईर्ष्यालु की भी कोई कमी नहीं होती। मोदगिल साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे वे कामयाब होते गए, उनसे जलने वाले और बढ़ते गए और इनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि मोदगिल साहब को इससे घुटन महसूस होने लगी, और यही घुटन उनकी बर्बादी का कारण बनी। वक्त ने उन्हें इस मुकाम पर ला खड़ा किया कि जहां उनकी कश्ती 20 समंदर एक ऐसी जगह रुकी जहां दूर दूर तक कोई किनारा नहीं था। थी तो बस गहराइयां, जहां डूबने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वक्त ने उनसे सब कुछ छीन लिया, जो भी उन्होंने कमाया, पर नहीं छीन पाया उनका मोह, जो उनको अपनी कामयाबी से था। जिस फैक्ट्री से उनकी जिंदगी शुरू हुई, जिस फैक्ट्री को उन्होंने अपने जीवन के 40 से ज्यादा साल दिए, यूं एक झटके में कोई कैसे छीन लेता उनसे। नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता था। आज भी लोग कहते हैं कि मोदगिल साहब अपनी बात के बहुत पक्के हैं, बहुत ध्यान रखते हैं वो आज भी अपनी फैक्ट्री का। ये 1970 के दशक की बात है। विश्वनाथ जी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। विश्वनाथ जी एक फैक्ट्री में मुनीम थे। बेटे का नाम विजय रखा गया। विश्वनाथ जी का सपना विजय को इसी फैक्ट्री में जनरल मैनेजर बनाने का था। बचपन में भी विजय कई बार अपने पिताजी के साथ इस फैक्ट्री में आ जाया करता। पिता काम किया करते तो विजय फैक्ट्री परिसर में दिन भर खेलता। ये फैक्ट्री एक फैक्ट्री नहीं बल्कि उसका दूसरा घर ही मालूम पड़ता। विजय अपने पिता से बहुत प्यार करता था। अक्सर वो उनके साथ फैक्ट्री में ही आ जाया करता था। विश्वनाथ जी का सारा जोर विजय की पढ़ाई पर लगा हुआ था। वे कई बार विजय को इस बारे में बता चुके थे। अब विजय 15 साल का हो चुका था। विजय को भी अपने पिता के सपनों के बारे में पता था, पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। विश्वनाथ जी खराब सेहत की वजह से चल बसे। विजय अभी बच्चा ही था कि विजय पर घर की सारी जिम्मेदारी आन पड़ी। विजय के अलावा विश्वनाथ जी की 2 बेटियां और थी। विजय सबसे बड़ा था तो घर का खर्च अब उसे ही देखना था। मां ने ना चाहते हुए भी विजय को उसी फैक्ट्री में काम पर भेजना शुरू किया। विजय की उम्र बहुत कम थी तो उसे कोई और काम तो आता नहीं था, इसलिए उसे फैक्ट्री में मजदूरी ही करनी पड़ी। धीरे धीरे विजय अपनी मेहनत से आगे बढ़ता रहा और लेबर के से क्लर्क की पोजीशन तक पहुंच गया। विजय ने पढ़ाई फिर से शुरू कर दी और सुपरवाइजर बन गया। विजय न दिन देखता न रात, हर पल बस काम काम और काम। बस काम ही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। कब बचपन से जवानी की दहलीज पर पैर रखकर उसने कामयाबी की बुलंदियों को छूना शुरू किया, ये उसे पता भी नहीं चला। विजय के पिता विश्वनाथ जी का सपना तो पूरा हो चुका था, पर विजय का सपना अभी अधूरा था। विजय आज जनरल मैनेजर बन चुका था। विश्वनाथ जी भी यही चाहते थे, पर विजय की कामयाबी उसे कहीं और ही ले जाना चाहती थी।
विजय फैक्ट्री के मालिक का खास आदमी था। मालिक के बेटे के साथ भी उसकी खासी दोस्ती थी। दोनों कई बार काम के सिलसिले में विदेश जा चुके थे। अब विजय को और बड़ी-बड़ी कंपनियों के ऑफर आने लगे। फैक्ट्री के मालिक ने विजय को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसे पता था कि अगर विजय को लंबे समय तक अपने पास रखना है, तो इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। विजय के फैक्ट्री छोड़ने से अब फैक्ट्री का चल पाना बहुत मुश्किल था। हर चीज विजय के हाथों में थी। विजय जब भी फैक्ट्री छोड़कर किसी और कंपनी में जाता तो सारा कारोबार उसी के साथ चला जाता। सारा कारोबार ही अब उसी के कंधों पर था। तो फैक्ट्री के मालिक ने समझदारी से काम लेते हुए विजय को 50% का पार्टनर बनाकर उसे फैक्ट्री का आधा हिस्सेदार बना लिया। अब विजय और भी सीरियस होकर काम में लग गया। देखते देखते कब विजय सिर्फ विजय से विजय मोदगिल और विजय मोदगिल से मोदगिल साहब बन गया, पता ही नहीं चला। विजय तो अब कहीं गुमनाम ही हो गया था। तो बस एक ही नाम, मोदगिल साहब। ये नाम जहां भी चलता वहां किसी और नाम की जरूरत ना पड़ती। मालिक के बेटे ने एक दिन विदेश जाने की इच्छा जाहिर की तो मालिक ने भी इस पे कोई एतराज नहीं जताया। साल भर में ही वो एक अच्छा कारोबार विदेश में करने लगे। उसने अपने पिता से भी यहीं आकर बसने की सिफारिश की तो मालिक ने एक दिन विजय से बात की। इस पर विजय ने भी उनको सहयोग दिया और मालिक का बनता 50% हिस्सा उन्हें दे दिया। विजय अब पूरी तरह से इस फैक्ट्री का मालिक बन चुका था। 100% मालिकाना हक अब विजय के पास थे। विजय ने कुछ समय में ही काम और आगे बढ़ा लिया। देखते ही देखते मोदगिल फैक्ट्री ने कई और छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी खरीद ली और अब मोदगिल फैक्ट्री सिर्फ फैक्ट्री न रहकर मोदगिल ग्रुप बन चुका था, जहां छोटे बड़े कई वर्कशॉप थे और होजरी मैन्युफैक्चरिंग एंड गारमेंट्स प्रोडक्शन में ये नाम एक ब्रांड बन चुका था। पर जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि जहां चंदन हो वहां सांप भी अक्सर होता है, ऐसा ही मोदगिल साहब के साथ भी हुआ। अनिल कुमार भी एक ऐसा ही ब्रांड था जो तमाम छोटी बड़ी कंपनियों को अपने में शामिल करके बड़ा ग्रुप बन चुका था। अनिल कुमार के लिए पैसों और राजनीतिक समर्थन के दम पर दूसरे कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से साफ करना कोई मुश्किल काम नहीं था। मोदगिल साहब की सख्त मेहनत से वे बड़े बड़े टेंडर लेने लगे और इनमें से एक टेंडर ही इनकी बर्बादी का कारण बना। दरअसल वो टेंडर हर बार अनिल कुमार की कंपनी को मिला करता था, पर इस बार ये टेंडर मोदगिल साहब की कंपनी ने उठा लिया और तभी से शुरू हुई एक जंग जो अपने आप में सब कुछ तबाह कर गई। अनिल कुमार के कुछ खास आदमी अगले महीने ही मोदगिल साहब की फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। असल में वे काम तो मोदगिल साहब की फैक्ट्री में करते थे, पर पगार अनिल कुमार से भी लेते थे, या यूं कहें तो वो अनिल कुमार के लिए ही काम करते थे। यहाँ काम करने का तो बस ढोंग ही किया करते थे। सुबह से शाम तक छोटी बड़ी हर जानकारी वे अनिल कुमार को देते। फैक्ट्री में कौन आया कौन गया ये मोदगिल साहब को चाहे पता हो या ना हो, पर अनिल कुमार को पहले पता होता था। सुबह से शाम तक की हर बात की खबर अनिल कुमार को पहुंच जाती और समय आ गया था वो सब करने का जिसके लिए उन्हें यहाँ भेजा गया था। फैक्ट्री में पहले तो सब प्यार से रहते थे, पर अब मार पिटाई होने लगी थी। फैक्ट्री की लेबर दो गुटों में बट गई थी। कई बार मामला हाथापाई पर इतना आ जाता कि पुलिस को फोन करना पड़ता। फैक्ट्री की माल ढोने वाली गाड़ियों को अक्सर सड़क पर पुलिस द्वारा रोका जाता, चेकिंग के नाम पर तंग परेशान किया जाता। कागज पूरा होने पर भी घंटों घंटों गाड़ी रोक के तलाशी ली जाती। फैक्ट्री की बिजली काट दी जाती तो कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता। लाखों का नुकसान देखते ही देखते हो जाता। फैक्ट्री की एक दो गाड़ियों के भयंकर एक्सीडेंट ने न केवल माली नुकसान किया, बल्कि ड्राइवर और लेबर को जान से भी हाथ धोना पड़ा। और इन सब का कसूरवार भी मोदगिल साहब को ही माना जाता। इनकम टैक्स और सेल टैक्स विभाग के कर्मचारी अक्सर इस फैक्ट्री और इसकी ब्रांचों पर नजर रखती। छोटी से छोटी गलती पर भी मोटा जुर्माना वसूला जाता। खरीदारों को धमकाकर उनसे पेमेंट रुकवा ली जाती। फिर चेक बाउंस होने पर भी जिम्मेदार ठहराया जाता। मोदगिल साहब को समझ आ रहा था कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा,
इन सब के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र के होने का अंदाजा होने लगा। लगता था कि कोई नहीं चाहता कि मोदगिल ग्रुप अब और तरक्की करे, पर ऐसा चाहने का कारण किसके पास है? जाहिर है उसी के पास जो इनकी जगह लेना चाहता हो या जिनकी जगह इन्होंने ली हो। इशारा साफ था। मोदगिल साहब को समझने में देर न लगी कि इन सब के पीछे कौन है। कई बार उन्होंने जानने की कोशिश की कि इस आदमी को हमारे बारे में इतना सब कुछ पता चल कैसे गया। मोदगिल साहब को अभी तक घर में बैठे विभीषण दिखाई ही नहीं दिए और इस तरफ देखने में देर करना ही सबसे बड़ा कारण बना उनके विनाश का। जब तक वे ये समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फैक्ट्री के सभी मेहनती वर्कर और लेबर निकाल दिए जा चुके थे जिनकी बदौलत फैक्ट्री चल रही थी। उनकी बड़ी ही बुरी तरह बेइज्जती करके काम से निकाला गया और ये सब मोदगिल साहब की आंखों के सामने होता रहा, पर उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ। अच्छी से अच्छी मशीनरी भी डिफेक्ट डाल के कबाड़ में फेंक दी जाती। फैक्ट्री लगातार घाटे में जाने लगी। एक बार मोदगिल साहब ने किसी माध्यम से अनिल कुमार के साथ मुलाकात भी की। इन सब का कोई हल नहीं निकला। मोदगिल साहब ये जानना चाहते थे कि ये सब क्यों हो रहा है। अनिल कुमार बड़ा टेढ़ा आदमी था। वो मोदगिल साहब से कोई सुलह नहीं करना चाहता था। वो अपने मंसूबों में कामयाब हो रहा था। मोदगिल साहब ये समझ नहीं पा रहे थे कि जब तक वे किसी समस्या का हल करते हैं, ये इंसान दूसरी समस्या कैसे खड़ी कर देता है। एक दिन उन लोगों ने कुछ नाबालिग बच्चों को चोरी छुपे फैक्ट्री में लाकर उनसे काम करवाना शुरू कर दिया। तुरंत पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मार दिया। मोदगिल साहब के लाख मना करने पर भी पुलिस ने नहीं माना। स्टाफ और लेबर से पूछने पर सबसे पहले उन लोगों ने मोदगिल साहब के खिलाफ गवाही दी, जिन लोगों को उन्होंने कुछ समय पहले ही रखा था। अब उन्हें साफ साफ समझ आ चुका था। घर के विभीषण दिखाई देने लगे थे, पर अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए मोटा जुर्माना लगा दिया। बाल मजदूरी और उनके शोषण का पता चलने पर कई कंपनियों ने मोदगिल साहब के साथ काम करना बंद कर दी। एक एक करके सब ब्रांच बंद होने लगे। फैक्ट्री पर कर्ज बढ़ने लगा। यही तो अनिल कुमार चाहता था। वो इसी वजह से कोई समझौता करने को तैयार नहीं था। वो चाहता था कि विजय मोदगिल खुद उसके पास आए और कौड़ियों के भाव अपनी फैक्ट्री उसके नाम कर दे, जिससे उसका कॉम्पिटिटर भी खत्म हो जाएगा और आगे से कोई उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ भी। मोदगिल साहब के पास और कोई चारा नहीं था। इतनी बड़ी फैक्ट्री को खरीदने की किसी और की हैसियत भी नहीं थी। कर्ज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। जितनी देर लगती उतनी कर्ज राशि और बढ़ जाती। बहुत सोच समझकर अपना मन पक्का कर मोदगिल साहब ने एक दिन अपना सारा परिवार अपने पुराने मालिक के बेटे से बोलकर विदेश भेज दिया। उनके मालिक का बेटा उनका दोस्त भी था। वो उनकी परेशानी समझता था। उसने मोदगिल साहब की मदद की। फिर मोदगिल ने फैक्ट्री के सारे कागज पूरा करके अनिल कुमार को ये फैक्ट्री मिट्टी के भाव बेच दी। दिल तो बहुत रोया था उनका, पर और कोई चारा भी नहीं था। मोदगिल साहब कभी अपनी फैक्ट्री को बाहर गेट से देखते तो कभी लेबर हॉल, जहां उन्होंने अपने बचपन के वो दिन देखे थे जब हर पल उन्होंने इस कंपनी के तरक्की के लिए अपना खून पसीना एक किया। तभी अचानक उनको विश्वनाथ जी फैक्ट्री की छत पर दिखाई दिए। विश्वनाथ जी मोदगिल साहब को ही देख रहे थे। मोदगिल साहब को अपने बचपन में अपने पिता के साथ बिताए सारे पल याद आ रहे थे। इसी फैक्ट्री की चार दीवारी में बिताई वो घड़ियां उन्हें याद आ रही थी। वे धीरे धीरे 5वें माले पर बने अपने दफ्तर में गए, जहां उन्हें फिर से अपने पिता विश्वनाथ जी कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए। वे मोदगिल साहब को ही देख रहे थे। उनकी लगातार एक टक नजर से मोदगिल साहब समझ गए कि अब उन्हें क्या करना है। अपने दफ्तर की उसी कुर्सी पे बैठकर जिस पर हर रोज बैठा करते थे, टेबल पे चढ़े, पंखे पर रस्सी का फंदा लगाकर अपने गले में डाल लिया। एक बार जी भर के चारों ओर अपनी की हुई मेहनत को देखा। ये वो कामयाबी थी जो जिंदगी ने उन्हें दी थी और छीन भी ली। अगले ही पल ये दोनों आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। कुछ समय बाद जब स्टाफ में से कोई आदमी दफ्तर में किसी काम से आया तो जो उसने देखा देखकर दंग रह गया।
पुलिस के आने के बाद लाश का पोस्टमार्टम हुआ। मामला सुसाइड का था तो केस तो बनता ही नहीं था। पुलिस ने लाश तो ले जाने को कहा पर कोई नहीं आया। मोदगिल साहब का कोई अपना इस देश में नहीं था। अब कंपनी अनिल कुमार की थी तो उसने लाश को निपटाने के लिए किसी को बोलकर इसका अंतिम संस्कार भी आधा अधूरा जैसे तैसे करवा दिया। अगले दिन सब पहले की तरह चलने लगा। प्रोडक्शन भी जो बंद पड़ा था वो चलने लगा। फैक्ट्री का मुख्य बोर्ड भी बदलकर अनिल कुमार एंड कंपनी कर दिया गया। पर नहीं बदला तो मोदगिल साहब का अपना फैक्ट्री से लगाव और प्यार। फैक्ट्री में जब भी कोई काम करते हुए सो जाता था तो उसको कोई पीछे से थप्पड़ जड़ देता। अगर पार्किंग में मोटरसाइकिल ढंग से ना लगाता तो भी पीछे से थप्पड़ जड़ा जाता। पान, सुपारी, तंबाकू खाकर दीवारों पर थूकने पर भी थप्पड़ पड़ जाते। कुछ ही दिनों में सबको समझ आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ लोगों को तो रात को काम करते हुए छत पर, बेसमेंट में, पार्किंग में मोदगिल साहब आम ही दिख जाते। कुछ का मानना था कि ये अंधविश्वास है, पर जिनके साथ होता था वे इसे भूल नहीं पाते थे। अब आप सोचेंगे कि मुझे ये सब कैसे पता? तो मैं आपको बता दूं कि मैं उसी अनिल कुमार की कंपनी में कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम करता था। जब एक टेक्निकल फॉल्ट चेक करने में उस फैक्ट्री में गया जो अब हमारी कंपनी के अंदर आती है, मुझे उस कंपनी के एक पुराने स्टाफ मेंबर ने बताई। जब मैंने उनसे पूछा कि मोदगिल साहब का ऑफिस कौन सा था तो वो बोले यही कमरा। मैंने उनसे पूछा कि वो किस टेबल पर बैठते थे तो उनका जवाब था यही जिस पर आप बैठे हैं। ये सुनकर हड्डियों को चीरने वाली एक सर्द हवा मेरे पास से निकल गई। मुझे काटो तो जैसे शरीर सुन्न पड़ जाए। सारे बदन पर चींटियां रेंग रही थी। अंत में वे बोले, सर आप भी अपना काम ठीक से करके जाना। मोदगिल साहब को काम में लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।